आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल डेस्क वर्क मॉडल पेपर 6। मॉडल पेपर 06 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय भूगोल। समय 3 घंटे 15 मिनट। खंड ए पूर्णांक 56 मिनट। खंड ए। प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है? तो नियतिवाद। सही उत्तर होगा ए नियतिवाद या पर्यावरण नियतिवाद। इसको निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद भी इसको कहते हैं। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद। सही उत्तर होगा ए नियतिवाद। दूसरा, भारत में साक्षरता दर में कितने आयु वर्ग से ऊपर की जनसंख्या को शामिल किया जाता है? 7 वर्ष से ऊपर। सही उत्तर होगा 7 वर्ष से अधिक आयु को। प्रश्न 3, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर होता है? सही उत्तर है ब 0.549 से नीचे। प्रश्न 4, नगरीय फुटकर व्यापार में शामिल है? ए डाक ऑर्डर, ब सुलभ व्यापार के अंदर, स लोक वितरण योजना, द उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा सन नगर है? ए अहमदाबाद, ब लाहौर, स मैनचेस्टर, द बोस्टन। सही उत्तर होगा स मैनचेस्टर। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाह की नदी नहीं है? पश्चिम प्रवाह की नदी नहीं है वो बताना है। नर्मदा पश्चिम प्रवाह की है, तापी पश्चिम प्रवाह की है, गोमती पश्चिम प्रवाह की। सही उत्तर है महानदी, ब महानदी यह पश्चिम प्रवाह की नदी नहीं है। प्रश्न 7, भारतीय लोहे और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? हीरापुर। सही उत्तर ए हीरापुर। प्रश्न 8, भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? सही उत्तर 1 अप्रैल 1952 से। प्रश्न 9, हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण है जल प्रदूषण। सही उत्तर होगा स जल प्रदूषण। रिक्त स्थान। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। सही उत्तर होगा जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। प्रश्न 2, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां उनको नाम दिया जाता है? यहाँ आएगा ट्रक कृषि। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां उनको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। तीसरा, दूर स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है? महामार्ग। यहाँ आएगा महामार्ग दूर स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। चौथा रिक्त स्थान, पंजाब और जैसे विकसित राज्यों में लिंग अनुपात चिंताजनक है? पंजाब और हरियाणा। यहाँ आएगा हरियाणा। पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में लिंगानुपात चिंताजनक है। प्रश्न 3, अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, आर्थिक भूगोल के कोई 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, संसाधन भूगोल और कृषि भूगोल। प्रश्न 2, लाल कॉलर श्रमिक से क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्राथमिक क्रिया करने वाले ऐसे लोग जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से बाहर होता है लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। प्रश्न 3, भौम जल प्रदूषण का क्या कारण है? उत्तर, भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में मुख्यतः विषैली धातुओं, नाइट्रेट और फ्लोराइड के संकेंद्रण के कारण होता है। चौथा, वायु प्रदूषण मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, इससे मानव में श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय, रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां हो जाती है। लघुतरात्मक प्रश्न आगे। प्रश्न 4, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर 4, पहला, जल की उपलब्धता। जल जीवन का महत्वपूर्ण कारक होने के कारण नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन क्षेत्र हैं। दूसरा, भू आकृति। पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में समतल और मंद ढालों पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। 3, जलवायु। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें मौसमी परिवर्तन नहीं होते अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ज़्यादा गर्मी नहीं होती और ज़्यादा सर्दी नहीं होती। प्रश्न 5, उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? इसमें किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है?
उत्तर 5। उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य में उत्पादकता से है। इसमें वृद्धि निम्नलिखित उपायों के द्वारा की जा सकती है। 1. लोगों में क्षमताओं का निर्माण करना। 2. लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना। 3. लोगों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। और 4. लोगों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाना। प्रश्न 6, महामार्ग का क्या अभिप्राय है? इनकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, दूरस्थ स्थानों को आपस में जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. महामार्ग का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। 2. इसके अंतर्गत यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन बनाए जाते हैं। 3. महामार्ग पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त होते हैं। 4. महामार्ग 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। 5. विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पतन नगर महामार्गों से जुड़े हैं। प्रश्न 7, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 3 लाभ बताइए। उत्तर 1, 7। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विदेशी संबंधों में उल्लेखनीय सुधार होता है, जिससे देशों में सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होता है। 2. आयातित उत्पादों एवं सेवाओं के द्वारा आयात करने वाले देश की जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार आता है, जबकि निर्यात करने वाले देश को निर्यात के बदले भारी मात्रा में पूंजी प्राप्त होती है। इस पूंजी से निर्यात करने वाले देश अपने आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। 3. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न राष्ट्रों में वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन के विशिष्टीकरण को बल मिलता है। प्रश्न 8, विभिन्न विश्व व्यापार में सम्मिलित किन्हीं 6 व्यापारिक वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर 8, विश्व व्यापार में सम्मिलित व्यापारिक वस्तुएं। पहला है मशीनरी तथा परिवहन उपकरण। दूसरा, ईंधन और खाद्यान्न उत्पादन। 3, कार्यालय उत्पाद तथा दूरसंचार उपकरण। 4, रसायन। 5, स्वचालित उत्पाद। 6, लोह इस्पात, कपड़े, वस्त्र इत्यादि। प्रश्न 9, नगरीय बस्तियों की कोई 3 सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं बताइए। उत्तर, पहला है अधिकांश नगर निवासियों की अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण आधारभूत सामाजिक ढांचागत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है। 2, उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही जनसंख्या की पहुंच से बाहर रहती है। 3, बेरोजगारी के बढ़ने एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। प्रश्न 10, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की विश्व में स्थिति बताइए। उत्तर 10, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121.02 करोड़ हो गई। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा संघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर इनकी कुल जनसंख्या से भी अधिक है। विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% से भी अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 11, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर बताइए। उत्तर, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास सीधा से अंतर्राज्यीय राज्य के अंदर अंदर और अंतर्राज्यीय राज्य के बाहर। तो अंतर इस तरह से है। पहला, यदि प्रवास एक ही राज्य के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हो तो वह अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है, जबकि यदि व्यक्ति का स्थानांतरण अथवा प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य को हो तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। उदाहरण, पहले का उदाहरण है, उदाहरण स्वरूप राजस्थान में जयपुर जिले व जोधपुर जिले के मध्य प्रवास वह अंतर्राज्यीय प्रवास होगा। अंतर्राज्यीय प्रवास का उदाहरण स्वरूप राजस्थान के जयपुर जिले व राजधानी दिल्ली के मध्य प्रवास होगा तो वह अंतर्राज्यीय प्रवास होगा। 12, भारत में प्रक्षिप्त या एकांकी बस्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रक्षिप्त बस्तियां या एकांकी बस्तियां। भारत में प्रक्षिप्त अथवा एकांकी बस्तियां का प्रारंभ सुदूर जंगलों में एकांकी झोंपड़ियों अथवा कुछ झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चरागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का यह रूप चरम रूप विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है।
मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का ये प्रकार पाया जाता है। 13 खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय बताइए। उत्तर 13 पहला है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन, तरंग, भूतापीय आदि ऊर्जा के असमाप्य स्रोत है, अतः इनका अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिए और उपयोग होना चाहिए। दूसरा, धात्विक खनिजों के मामले में छाजन धातुओं का उपयोग, धातुओं का पुनर्चक्रण संभव करना, तांबा, सीसा और जस्ता जैसी धातुओं में जिनमें भारत के भंडार अपर्याप्त है, उनकी छाजन स्क्रैप का प्रयोग विशेष रूप से सार्थक है। तीसरा, अति अल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थापकों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। प्रश्न 14 पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर 14 पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई सभी योजनाएं इन क्षेत्रों के स्थलाकृति, पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये योजनाएं अथवा कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, चारागाह विकास, लघु और ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। प्रश्न 15 कांडला पतन की अवस्थिति, विकास का कारण एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। उत्तर 1 कांडला पतन की अवस्थिति, ये पतन कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। 2 ये देखिए मैप में यहाँ पर स्थित है। भारत में गुजरात के जो कच्छ की खाड़ी है, खाड़ी में यह अंदर यहाँ स्थित है कांडला पतन। कांडला पतन के विकास का कारण, कांडला पतन को देश के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई पतन पर दबाव घटाने के लिए एक प्रमुख पतन के रूप में विकसित किया गया था। इसका मुख्य कारण था जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान में चला गया, वो भारत के लिए एक नए पतन की आवश्यकता थी। तीसरा, उपयोगिता, इस पतन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है, यानी इनका आयात करने के लिए बनाया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 16 आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। उत्तर 16 आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता एवं वृद्धि। सेवा क्षेत्र में व्यापार व वाणिज्य के अलावा स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा, अनुसंधान जैसे सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के विकसित राष्ट्रों के साथ साथ अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा सेक्टर अधिक तेजी से बढ़ रहा है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा सेक्टर का योगदान भी बढ़ रहा है। सेवा सेक्टर के बढ़ते महत्व ने सेवा सेक्टर को उत्पादन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। 20वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश विकसित देशों तथा कुछ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग की तुलना में सेवा सेक्टर के रोजगार में तीव्र वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से विभिन्न प्रकार की सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन, दूरसंचार ऐसी सुविधाएं हैं। यही नहीं, वर्तमान में अनेक घरेलू कार्य बाजार से कराए जाते हैं तथा बाहरी एजेंसियां को ठेके पर कार्य दिए जा रहे हैं। बाह्य स्रोत का ही परिणाम है कि भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल तथा फिलीपींस जैसे देशों में बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न हुए हैं। इनके साथ साथ सेवा क्षेत्र के विकास से विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है। प्रश्न 17 ज्ञान आधारित उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर 17 ज्ञान आधारित उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक तेजी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी ने अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की जीवन शैली पर भी बहुत अधिक प्रभाव डाला है।
प्रतिवर्ष इस उद्योग से प्राप्त मूल्य के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग की भारत की सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी बढ़ती जा रही है। देश के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में वर्तमान असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। देश के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में वर्तमान में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सॉफ्टवेयर विकास केंद्र और अनुसंधान विकास केंद्र भारत में स्थापित किए गए हैं। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रति वर्ष लगभग दुगना हो रहा है। प्रश्न 18, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग का वर्णन कीजिए। उत्तर 18, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। प्रथम, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। इसका विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर है। इसकी विशेषताएं, ये यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक तथा साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य हैं। ये विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। पहला, हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर। दूसरा, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर। और तीसरा, पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर। अब दूसरा राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इसका विस्तार सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर तक मानते हैं इसको। इसकी विशेषता, ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्ट्रीम द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौकायन योग्य हैं, जिसका भारत और बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। इसका विस्तार कोटापुरम से कोल्लम, ये नहर द्वारा विकसित है, 168 किलोमीटर। इनकी विशेषताएं, इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर आती है 168 किलोमीटर के साथ चंपाकारा 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 23 किलोमीटर नहरें आती हैं। ठीक है, ये विशेषता है केरल में जो पश्चिम जल जिले हैं उनके साथ इसका विकास किया गया है। बेबानंद झील इसका मुख्य परिवहन क्षेत्र है। चौथा, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 4। इसका विस्तार काकीनाडा तथा पंडुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदियों का विशेष विस्तार, ये 1078 किलोमीटर तक ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5। इसका विस्तार मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल से ब्रह्मणी नदी तक, यह पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का इसमें विशेष विस्तार है और ये 588 किलोमीटर तक लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्गों को मैप में देखते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ये रहा यहाँ पर। ये दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी। ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 केरल के पश्चिम तट पर। ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 और ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5। इस तरह से ये मैप में हमने 500 राष्ट्रीय जलमार्ग देख लिए। खंड द निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 19, बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर 19, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम, कौशल का विशिष्टीकरण एवं उत्पादन की विधियां। बड़े पैमाने पर कार्यरत विनिर्माण में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तथा इसमें प्रत्येक श्रमिक लगातार एक ही प्रकार के कार्य को करता है, जिससे उसमें कार्य की विशिष्ट क्षमता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है यंत्रीकरण। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। दूसरा यंत्रीकरण, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना यंत्रीकरण कहलाता है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को शामिल किए बिना कार्य करना अर्थात स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्व्यसन एवं सहवृत पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित
कारखाने जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है वे पूरे विश्व में नज़र आने लगी है, यानी कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित मशीनों का प्रयोग होने लगा है। तीसरा, प्रौद्योगिकीय नवाचार। इसके अंतर्गत शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण को नियंत्रण करने जैसे उपाय सम्मिलित हैं। 4. संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। इसके अंतर्गत जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त करना, पूंजी, बड़ा संगठन तथा प्रशासकीय अधिकारी वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। 5. अनियमित भौगोलिक वितरण। विश्व में आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ स्थानों पर सीमित हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। ये देश के आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। यथा अमेरिका की मक्का पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारण रूप से 4 बड़े फार्म होते हैं। यथा उदाहरण के लिए अमेरिका की मक्का पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारण रूप से 4 बड़े फार्म होते हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिससे 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। किंतु इतने बड़े क्षेत्र में अनेकों वृहद समकालीन कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है तथा हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। प्रश्न 19 का अथवा है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण प्रक्रिया में नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। 2. इसमें संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक यानी सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक जो वास्तविक उत्पादक नीला कॉलर श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। 3. उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। 4. उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती है। 5. उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए नियोजित व्यावसायिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। 6. वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। प्रश्न 20, कृषि पर निर्भर लोगों के लिए भू संसाधनों का महत्व बताते हुए भारत में कृषि भू उपयोग की व्याख्या कीजिए। उत्तर 20, भारत में कृषि भू उपयोग। भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है, परंतु भू संसाधनों का महत्व उन व्यक्तियों के लिए ही अधिक होता है जिनकी आजीविका पूर्णतया कृषि पर निर्भर होती है। यह निम्न प्रकार से स्पष्ट है। प्रथम, कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों अर्थात द्वितीय और तृतीय आर्थिक क्रियाओं की तुलना में अधिक होता है। अतः कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित होती है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के लोगों की गरीबी से संबंधित होती है। यानी गांव में किसी व्यक्ति के पास जमीन, खेत की जमीन नहीं है तो निश्चित रूप से वह गरीब होगा। 2, भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है जो अन्य कार्यों में नहीं है। 3, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के साथ साथ सामाजिक मूल्य भी होता है। भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने में एक सहयोगी कारक होती है। 4, भू संसाधन प्राकृतिक आपदाओं और निजी
विपत्ति के समय एक सुरक्षा की भांति भी कार्य करता है। समस्त कृषि योग्य भूमि की अवसंरचना। देश में न्यूल बोए गए क्षेत्र और सभी प्रकार की प्रतिभूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के योग से समस्त कृषि भूमि संसाधनों का अनुमान लगाया जा सकता है। आइए इन्हें आगे देखते हैं। समस्त कृषि योग्य भूमि की संरचना दो देखते हैं। कृषि योग्य भूमि का उपयोग वर्ग, इधर रिपोर्टिंग क्षेत्र, फिर समस्त कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत दे रखा है। तो प्रतिशत है, रिपोर्टिंग प्रतिशत देखते हैं। पहला है कृषि योग्य बंजर भूमि। 50-51 में इसका रिपोर्टिंग प्रतिशत था 8.1 और ये 14-15 में घटकर हो गया 4। 50-51 में इसका क्षेत्र था 13.4%, जो घटकर हो गया 6.1। तो कृषि योग्य बंजर भूमि में निश्चित रूप से 50-51 की तुलना में 2014-15 में कमी आई है। फिर है पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि थी वो 6.1 थी रिपोर्टिंग उसकी 50-51 में, और 14-15 में ये 3.6 हुई इसकी रिपोर्टिंग। उसका क्षेत्र देखते हैं। ये क्षेत्र 10.2% क्षेत्र था प्रतिभूमि का 50-51 में। 50-51 10.2, तो 14-15 में घटकर हो गया 6.2%, यानी इसमें भी कमी आई है। तो ये इसमें भी कमी आई है और इसमें भी कमी है, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि में कमी आई है और पुरातन प्रतिभूमि में भी कमी आई है। फिर वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि इसका रिपोर्टिंग क्षेत्र 3.7 था, तो 14-15 में हो गया 4.2, यानी वृद्धि हुई। इसका क्षेत्र वर्तमान प्रतिभूमि का क्षेत्र 6.2 था और वो बढ़कर 6.6, यानी वर्तमान प्रतिभूमि में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो वर्तमान प्रतिभूमि में 14-15 50-51 से 14-15 की तुलना में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। फिर निवल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र था वो 1950-51 में रिपोर्टिंग थी 41.7 और 14-15 में इसकी रिपोर्टिंग होगी 45.5। फिर समस्त इसका क्षेत्र था 70%। निवल बोया गया क्षेत्र क्या था, भूमि का 70% था 50-51 में, और 14-15 में यह बढ़कर हो गया 78.4। तो निवल बोया गया क्षेत्र में निश्चित रूप से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो निवल बोया गया क्षेत्र भी क्या हो गया, निश्चित रूप से बढ़ा है। फिर है सकल कृषि योग्य भूमि। सकल कृषि योग्य भूमि की रिपोर्टिंग 50-51 में थी 59.5 और 14-15 में होगी 58.0, और वर्तमान में यह सकल कृषि योग्य भूमि 100%, 14-15 में भी अब भी 100% मान ली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ कृषि भूमि जो है धीरे धीरे जो खाली भूमि है वो कृषि योग्य भूमि में बदली जा रही है, उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में उसका उपयोग बढ़ा है, और जो बंजर भूमि है, पुरातन भूमि है, उसमें धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी आ रही है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में सकल रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि के प्रतिशत में कमी आई है और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि सेवर के क्षेत्रीय अनुपात में कमी के बावजूद भी कृषि योग्य भूमि में गिरावट दर्ज की गई है आंशिक रूप से। प्रश्न 20 का अथवा भूमि को स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, स्पष्ट करें। उत्तर 20 का अथवा भूमि को स्वामित्व के आधार पर सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है निजी भू संपत्ति, दूसरा साझा संपत्ति संसाधन। प्रथम निजी भू संपत्ति वर्ग। इस वर्ग की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का निजी स्वामित्व है अथवा कुछ व्यक्तियों के समूह का सम्मिलित रूप से निजी अधिकार होता है। इन संपत्तियों का प्रयोग वह व्यक्ति अथवा व्यक्ति विशेष का समूह ही कर सकता है जिनका इन पर स्वामित्व होता है। दूसरा साझा संपत्ति संसाधन वर्ग। इसके अंतर्गत सम्मिलित भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों सरकारों के स्वामित्व में होती है। साझा संपत्ति संसाधन घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, पशुओं के लिए चारा तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती है। साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि उपलब्ध कराती है। यह भूमि संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक
रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अधिकांश कृषक वे व्यक्ति भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर ही निर्भर होते हैं। उनके साथ साथ ये भूमि संसाधन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चारा, ईंधन की लकड़ी एकत्रीकरण का कार्य महिलाओं को ही करना पड़ता है। इन साझा भू संसाधनों के अभाव में इन्हें चारे तथा ईंधन की तलाश में दूर दूर भटकना पड़ता है। इस प्रकार साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है। इन संसाधनों पर किसी विशेष का अधिकार न होकर सभी सदस्यों को इसके उपयोग का समान अधिकार होता है तथा साथ ही सभी के कुछ विशेष कर्तव्य भी होते हैं। साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत सामुदायिक वन, चरागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिनका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है तथा यही इकाई उसके प्रबंध के दायित्वों का निर्वह भी करती है। अतः स्पष्ट है कि साझा संपत्ति संसाधन एक प्रकार से सार्वजनिक स्थल होते हैं, जिनके उपयोग व संरक्षण का अधिकार व दायित्व सभी सदस्यों का होता है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर पूरे समुदाय से संबंधित होते हैं तथा संबंधित व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। खंड ये प्रश्न 21 से 22 मानचित्र कार्य से संबंधित है। दो अंक के हैं ये। प्रश्न 21, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नगरों को दर्शाइए। पहला है मुंबई, दूसरा ताइवान, तीसरा पर्थ और चौथा है लंदन। आइए इन्हें मैप में दर्शाते हैं। मैप को थोड़ा ऊपर करते हैं। निम्न स्थानों के मैप में दिखाना है। इन्हें पहला है मुंबई। मुंबई भारत में स्थित है और संसार के मैप में ये रहा भारत। और भारत के जो पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट ये रहा, देखो पश्चिमी तट, इसमें यहाँ स्थित है मुंबई, तो यहाँ हमने भर दिया मुंबई। अगला है ताइवान। ताइवान चीन के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है। तो दक्षिण पूर्वी भाग में ये रहा चाइना, ये चाइना है, और चाइना के दक्षिण में ये जो छोटा सा द्वीप है, ये द्वीप है ताइवान। इसको हमने यहाँ भर दिया ताइवान। से पर्थ। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्थित, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिम भाग में ये है ऑस्ट्रेलिया, ये इसका दक्षिणी पश्चिम भाग में यहाँ स्थित है ये पर्थ। ये हमने यहाँ भर दिया पर्थ। लंदन। लंदन ब्रिटेन की राजधानी यूरोप में स्थित है, ये है यूरोप। और यूरोप में ये रहा ब्रिटिश द्वीप समूह है, यहाँ ब्रिटेन की राजधानी यहाँ स्थित है ये लंदन। इस तरह हमने ये मैप पूरा किया। प्रश्न 22, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नगरों को दर्शाइए। पहला लुधियाना, व आगरा, से भोपाल और द विजयवाड़ा। तो सबसे पहले दिखाते हैं लुधियाना। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। लुधियाना यहाँ स्थित है पंजाब में, यहाँ पर। तो ये पंजाब में यहाँ हमने भर दिया ये लुधियाना। लुधियाना हो गया। अगला है आगरा। तो आगरा उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के ठीक है दक्षिण पश्चिम भाग में नीचे स्थित। तो यहाँ है दिल्ली, देखो यहाँ दिल्ली है, यहाँ दिल्ली, और दिल्ली के नीचे यहाँ स्थित है ये आगरा, यहाँ पास में यहाँ आगरा स्थित है। ये दिखा दिया हमने यहाँ आगरा। दो स्थान भर लिए। अब रहा भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? कर्क रेखा पर। तो ये भारत की है, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा नीचे यहाँ मध्य में यहाँ स्थित है कर्क रेखा के पास हमारा भोपाल। ये भोपाल भर दिया हमने। अब रहा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के लिए मैप को थोड़ा ऊपर करते हैं। मैप को थोड़ा ये ऊपर कर लिया हमने। अब भरना है हमें, अब भरना है हमें लास्ट में विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में यहाँ स्थित है विजयवाड़ा। ये आंध्रा में यहाँ स्थित है ये विजयवाड़ा। ये भर दिया हमने
विजयवाड़ा आंध्रा में, ये हो गया। इस तरह भी पूरे एक बार पुनः दोबारा लुधियाना देख लेते। लुधियाना यहाँ स्थित है, लुधियाना, फिर आगरा, ये यहाँ आगरा स्थित है दिल्ली के ठीक नीचे की, और यहाँ आगरा, फिर भोपाल, भारत के मध्य प्रदेश के मध्य भाग में यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा के पास, यहाँ ये भोपाल। फिर है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा यहाँ आंध्रा में, यहाँ स्थित है विजयवाड़ा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।